शो दैट द फंक्शन एफ, जिसको डिफाइन किया है डोमेन है रियल नंबर, यह है इसकी कोडोमेन। कोडोमेन को यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, एक्स के टर्म्स में डिफाइन किया है, तो उसका बेसिकली मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल है वो रियल है और -1 से 1 के बीच में है। तो इसकी जो कोडोमेन है वो -1 से 1 के बीच में है, बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड, ये इसकी कोडोमेन है। इसको ऐसे समझेंगे, फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन किया है x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें शो करना है कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। उसमें क्या था, पीस वाइज फंक्शन को हमने शो किया था कि वो 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि इसमें हमें प्रूव करना था कि वो फंक्शन इनवर्टिबल है। तो यहाँ पे हम उसका जो फर्स्ट मेथड था वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन मॉड एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लिखते हैं मॉड एक्स इक्वल टू -x, x लेस देन 0 प्लस x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि इक्वल टू 0 यहाँ लिखने की जगह इक्वल टू 0 आप यहाँ लिख लेते हो, या फिर इसको सेपरेटली ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इक्वल टू 0 को अलग से डिफाइन कर लेते हैं। इन तीनों का मतलब सेम ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्वल टू 0 आप यहाँ पुट करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो भी 0 आंसर आएगा, और इक्वल टू 0 को मैं अलग से लिख लूँ 0 तो भी आंसर 0 ही। तो तीनों का सेम ही मतलब है। लेकिन यहाँ इक्वल टू दोनों जगह इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ये चीज़ यानी कि मैथमेटिकली वो रॉन्ग है, एक वैल्यू दो रीजन में लाई नहीं कर सकती। तो हम इस वाली डेफिनेशन को यूज करके इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स है हमारा, मॉड एक्स की जगह पुट कर देंगे -x और +x। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स दो पार्ट में डिफाइन होगा, x अपॉन 1 - x और x अपॉन 1 + x। x लेस देन 0 है तब ये लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम फंक्शन एफ एक्स को यहाँ पे ये लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे 1 बाय 1 कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 1 फंक्शन इसको शो करेंगे, मतलब हमें इसको इंजेक्टिव प्रूव करना है। इंजेक्टिव प्रूव करने का तरीका क्या होता है, fx1 = fx2 इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा, x1 और x2 जो है वो है दोनों लेस देन 0, मतलब इस रीजन में लाई कर रहे हैं, तो इसी से fx1 निकालेंगे, इसी से fx2 निकालेंगे। दूसरा केस हम यहाँ पे लेंगे fx1 = fx2 जब x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से fx1 आएगा, यहीं से fx2 आएगा, सॉल्व करने पे x1 = x2 आना चाहिए। तीसरा केस लेंगे जब हम यहाँ पे x1 है लेस देन 0, x2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसका बेसिकली मतलब क्या है, वन वैल्यू लेस देन 0 है, दूसरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप रिवर्स भी ले सकते हैं कि x2 लेस देन 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल वैल्यूज है। सॉल्व करने पे इससे भी क्या आना चाहिए, x1 = x2 आना चाहिए। अगर तीनों केसेस से x1 = x2 आएगा तभी हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो 1 बाय 1 करके करते हैं सॉल्व। पहला केस है x1 x2 लेस देन 0, तो fx1 fx2 निकालेंगे हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन की डेफिनेशन से, वो आएगा x1 अपॉन 1 - x1, यहाँ से fx2 आएगा x2 अपॉन 1 - x2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x1 - x1 x2, यहाँ से आएगा x2 - x1 x2। नोटिस करेंगे x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा x1 = x2। तो इस पार्ट से तो आ रहा है x1 = x2, तो ये तो सही है, 1 1 की तरफ डिनोट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है fx1 = x2, यहाँ पे दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो fx1 यहाँ से निकालेंगे, वो आएगा x1 अपॉन 1 + x1, fx2 भी यहीं से निकालेंगे तो आएगा x2 अपॉन 1 + x2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x1 + x1 x2, यहाँ से आएगा x2 + x1 x2, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, x1 = x2 ही आएगा। तो ये भी 1 1 की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अब थर्ड केस है fx1 = fx2, x1 है लेस देन 0, x2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो fx1 निकालेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से वो आएगा x1 अपॉन 1 - x1, fx2 निकालेंगे हम यहाँ से, वो आएगा x2 अपॉन 1 + x2। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x1 + x1 x2, यहाँ से आएगा x2 - x1 x2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई होकर किस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे x1 x2 को यहाँ ले जाऊंगा तो आएगा 2x1 x2, इसको यहाँ ले जाऊंगा तो आएगा x2 - x1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं x2 - x1 = 2x1 x2। तो अब हम यहाँ पे केस 3 से नोटिस करेंगे तो x1 = x2 तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब तो ये फंक्शन 1 1 होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हमें इसको शो करना है, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल होनी ही नहीं चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हम करेंगे चेक। x1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये है पॉजिटिव, x1 है लेस देन 0, मतलब ये है नेगेटिव, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करेंगे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड देखेंगे वो क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दीज वैल्यूज। इसका मतलब केस 3 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। दोनों केसेस में क्या आ रहा है, fx1 = fx2 से x1 = x2 इज द ओनली रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो इससे हमें प्रूव हो गया है कि हमारा ये जो गिवन फंक्शन था ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। तो ये तो हमने यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन को प्रूव किया कि ये 1 1 फंक्शन है, उसमें 3 केसेस आपको लेने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको शो करेंगे कि ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, मतलब शो करेंगे कि यह एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो जो सर्जेक्टिव फंक्शन है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम चेक कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेन में और आपको बताना है कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं, तो उसका तरीका क्या है, उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि सीबीएसई में इसका जो मेथड है थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन उसमें ये जो सर्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने वाला मेथड है ये यूज आता है। वो कैसे यूज आएगा ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की निकालते हैं रेंज,
और वो आनी चाहिए कोडोमेन के बराबर। कोडोमेन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है -1 से 1 के बीच में, तो इसकी रेंज भी आनी चाहिए -1 से 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे और वो चेक करेंगे इसके बीच में, अगर आ जाएगी यही वैल्यू आएगी एग्जैक्टली, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया है y = x/1 - x और एक है y = x/1 + x। तो यहाँ पे हमें दो केसेस में, दो पार्ट्स में इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। पहला केस लेंगे जब x < 0 है और दूसरा केस लेंगे जब x > 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो है x/1 - x, यहाँ पे है y = x/1 + x। तो पहला केस सॉल्व करते हैं जब x < 0 है, तो यहाँ पे fx को मैं लिख लूंगा y। रेंज कैसे निकाली जाती है, रैशनल लीनियर फंक्शन की x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम इसका इनवर्स भी निकालते हैं वैसे इसकी रेंज भी निकाली जाती है। तो x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो आएगा y - xy = x, फिर यहाँ पे इसको यहाँ ले जाएंगे तो आएगा x + xy, x कॉमन ले लेंगे आएगा 1 + y, x इन टर्म्स ऑफ y आएगा y/1 + y। तो ये आ गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y। अब रेंज निकालनी है मतलब वैल्यूज ऑफ y निकालनी है, तो उसके लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन पे कंडीशन लगाएंगे y/1 + y। वो कंडीशन हमें पता है क्योंकि x क्या है, <0 है, तो ये y/1 + y क्या होगा, <0 होगा। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यूज क्या आएगी, -1 से 0 के बीच में आएगी। ये इनइक्वालिटी काफी सिंपल है, आई होप आपको ये सॉल्व करनी आती होगी। तो ये आ गया हमारा यहाँ से y की वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यूज <0 है तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, -1 से 0 के बीच में उसकी रेंज है। नोटिस करेंगे ये एक पार्ट ऑफ रेंज इसका यहाँ पे भी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे रिमेनिंग रेंज ऑफ द फंक्शन। सेकंड केस है x > 0, उस केस में y है x/1 + x, तो यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो आएगा y + xy = x, x यहाँ ले जाएंगे xy तो आएगा x - xy, x कॉमन आएगा, x इन टर्म्स ऑफ y आएगा y/1 - y। x > 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो पहले मैं क्या करूँगा, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाऊंगा। ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है, तो इस पूरे पार्ट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा y/y - 1 < 0। फिर इस इनइक्वालिटी से आंसर आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने के बाद में y बिलोंग्स टू 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है, =0 है, तो ये इसका आंसर आएगा इनइक्वालिटी का। अब यहाँ पे रेंज आ रही है फंक्शन की ये और एक आ रही है ये। अब या तो ये केस है या ये केस है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी, दिस और दिस, ये भी वैल्यूज ले सकता है या ये भी वैल्यूज ले सकता है, मतलब हम इसका लेंगे यूनियन। और अगर आप इसका यूनियन लेंगे तो आपको यही रेंज मिलेगी। देखिए -1 से 0 का यूनियन लेंगे 0 से 1 के बीच में तो आएगा -1 से 1। तो यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं इस फंक्शन की अगर मैंने रेंज निकाली तो जो इस फंक्शन की कोडोमेन थी उसके बराबर ही आ रही थी। इसका मतलब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फंक्शन क्या है, एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है जेईई मेन में तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। अब मैं बताऊंगा सीबीएसई में हम ये आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन आया तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, ये फंक्शन ऑन टू है, तो हम कैसे लिखेंगे इसके आंसर को। तो उसमें ये जो स्टेप्स है ये काम में आएंगे, क्योंकि जनरली आप जैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर्स देखेंगे बुक में लिखा होगा तो वो ये स्टेप नहीं लिखते हैं, लेकिन स्टेप से जो आंसर्स आते हैं उसको फिर वो आगे लिखते हैं। तो आप चाहें तो पहले इन वैल्यूज को अलग से पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि x < 0 के केस में हमारा x क्या आ रहा था, y/1 + y, और y आ रहा था -1 से 0, और यहाँ पे x > 0 में x आ रहा था y/1 - y, और y आ रहा था 0 से 1, क्योंकि इस चीज को मैं यूज करूंगा सीबीएसई में जब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये हम क्या करते हैं, वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं, फिर सीबीएसई में कैसे आंसर लिखेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये ऑन टू हमने इस तरह से तो शो कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब सीबीएसई का मेथड देखते हैं, जैसे आप आंसर एग्जाम में लिखेंगे अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो। सीबीएसई में सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू डोमेन। ऐसा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं fx को मान लेता हूँ y, तो y हमारा आउटपुट है, x हमारा इनपुट है। तो इसका कहने का ये मतलब है y की वैल्यू अगर मैं कोई भी ले लेता हूँ जो कोडोमेन में है, अगर कोडोमेन से y की कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कोडोमेन क्या डिफाइंड है, -1 से 1 डोमेन है रियल नंबर, तो ये पहले मैं डिफाइन ही कर लेता हूँ। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से y की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मतलब जो कोडोमेन है वहाँ से मैं कोई भी y की वैल्यू ले लूँ, ध्यान रखिए कोडोमेन और रेंज में फर्क होता है, लेकिन अगर मैं y की कोई भी वैल्यू कोडोमेन से ले रहा हूँ और उसके लिए x डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर ही हो जाएगी। इसका यही तो मतलब हुआ। क्या मतलब, सारे के सारे आंसर्स y के आ सकते हैं कोडोमेन में, मतलब वो रेंज ही होगी। उसके लिए बस हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो डोमेन है उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हम इनपुट पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, उसके लिए फिर हम रिवर्स में x निकाल के दिखाते हैं और उससे हम शो करते हैं कि fx हमेशा y के बराबर आएगा ही आएगा। तो ये हमारा रिवर्स तरीका है इसको शो करने का। सीबीएसई में इसी तरीके से शो किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, दो केसेस लेने पड़ेंगे। स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे, फॉर एवरी y दिस, फॉर एवरी y दिस। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे क्योंकि x को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, x < 0 है और x > 0। तो जब हम ये स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसमें दो पार्ट्स में डिफाइन करना पड़ेगा फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। x < 0 के लिए जो y है वो हमें पता होना चाहिए, x > 0 के लिए जो y है वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था आपको पहले नोट डाउन करना था उन वैल्यूज को। तो यहाँ से y क्या आ रहा था, केस 1 में y यहाँ से आ रहा था -1 से 0, यहाँ से y आ रहा था 0 से 1।
अगर ये एग्जैक्ट भी नहीं पता है तो हमें पता होना चाहिए y क्या आ रहा था, यहाँ से नेगेटिव आ रहा था और y यहाँ से क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम यही डिफाइन करेंगे, फॉर एवरी y, यहाँ बोलेंगे इफ y इज नेगेटिव दैट इज -1 से 0, इस रेंज में अगर y है तो मैं क्या मान रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x। और यहाँ पे मैं दूसरा केस लूंगा इफ y इज पॉजिटिव दैट इज दिस वाला केस। तो उससे क्या होगा, मैं मान के ही चल रहा हूँ कि कोडोमेन के ये वाली वैल्यूज भी ले ली, ये वाली वैल्यूज भी ले ली, मतलब कोडोमेन मैंने पूरी कवर कर ली, मतलब मैंने इसको रेंज बना दिया है। अब मैं वहां पे शो करूंगा कि डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो मुझे बस ये शो करना है कि x एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए fx क्या आएगा, y के बराबर आएगा। तो इस केस के लिए x एग्जिस्ट करेगा, तो x कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, नेगेटिव x ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, तो हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट x लेस देन 0। अब ये x की वैल्यू सडनली ये कहाँ से आ गई, y अपॉन 1 प्लस y, ये वैल्यू हमने अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ से निकाली थी, जब y को इससे इक्वेट किया था x इन टर्म्स ऑफ y, यही आया था। तो यही बुक्स के आंसर्स में लिखा होता है, ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया है आंसर, ध्यान रखिए। तो इसीलिए उस चीज़ को हमने जो पहले निकाला था उसका यूज़ करना पड़ता है। तो आप चाहें तो सीबीएसई में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको यूज़ करके आंसर लिखना है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट x, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x को इन टर्म्स ऑफ y यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, वो क्या आएगा, y अपॉन 1 प्लस y आएगा। अब इससे भी मैं fx निकालूंगा, इससे भी मैं fx निकालूंगा, और दोनों के लिए शो करूंगा वो y के बराबर आएगा। तो पहले इस पार्ट के लिए निकालते हैं हम fx का मतलब क्या है, f के अंदर जो इनपुट है वो ये है y अपॉन 1 प्लस y। अब हमें पता है जो इनपुट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो इनपुट है x वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वो x की वैल्यू हम यही पुट करेंगे क्योंकि यहीं पे इनपुट क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे x की जगह y अपॉन 1 प्लस y, यहाँ पे भी x की जगह y अपॉन 1 प्लस y पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर क्या आएगा, y के बराबर ही आएगा। नोटिस करिए यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस y कैंसिल हो जाएगा, ये y के बराबर ही आएगा। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से निकालेंगे fx, तो आएगा fx आएगा f ऑफ y अपॉन 1 माइनस y। अब ये जो इनपुट है ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहीं पे हम x की जगह पुट करेंगे y अपॉन 1 माइनस y, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आंसर क्या आएगा, y के बराबर ही आएगा, आना ही चाहिए। तब हम यहाँ से बोल सकते हैं इन दोनों केसेस में शो करके ये फंक्शन क्या है, हमेशा सर्जेक्टिव ही है। तो देखिए वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, मैंने क्या किया, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर वही वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी x में, तो आंसर तो y आएगा ही आएगा, सही बात है, वो तो हमने सेम ही चीज़ को रिवर्स करके सॉल्व किया, यहाँ पे भी वही चीज़ को सॉल्व किया है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, सर्जेक्टिव शो करने के लिए यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर वही जो x की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, फिर जो भी x की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दी, उससे fx इक्वल टू y आ गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, बस आपको ये चीज़ लिखनी जरूरी है, इफ y इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। ये हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से इसको देख के भी आइडिया लगा सकते हो। नोटिस करिए अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ y इज नेगेटिव, x पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो, तो यहाँ से लिख सकते हैं इफ y इज पॉजिटिव। आपको एक्जैक्टली ये चीज़ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ये कैसे आया ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से हम सीबीएसई में शो करते हैं कि फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है। तो जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो दो केसेस में अलग अलग हमें शो करना पड़ता है। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, तो कोडोमेन के भी दो टुकड़े करने पड़ते हैं जो मैंने यहाँ पे किए, बेस्ड अपॉन कि यहाँ पे y के क्या आंसर्स आ सकते हैं, उसके हिसाब से उसके दो टुकड़े कर दिए। उसके लिए हम शो करेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बाय फाइंडिंग x इन टर्म्स ऑफ y, और वही वैल्यूज वापस हम सब्सटीट्यूट करके निकालेंगे कि fx आएगा y के बराबर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन fx है ये क्या है, एक 1-1 फंक्शन भी है और ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन भी है।